अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक टेस्ट हुआ था कल परसों कहीं, एसिड स्केजुअल वाला, नहीं हुआ? उसमें एक प्लांट एंड मशीनरी वाला पॉइंट था। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने क्लास में कराया। फिर उससे पहले वाली जो क्लास थी, पता नहीं क्या थी, मुझे याद नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसा था जो आपको जिंदगी में कभी सिखाया ही नहीं। जिन्होंने टेस्ट दिया, क्या उसमें मैंने सारा कुछ वो पूछ लिया जो आपको सिखाया नहीं था? सब कुछ वही है। टी अकाउंट्स की सारी मेहनत भी करते रहे, मैंने आपको एसेट स्केजुअल का फॉर्मेट भी दिखाया और कहा ये वही सारी चीजें हैं जो सीधी करके लिखनी है। बस फॉर्मेट भरने के लिए सवाल एक मैंने वैल्यूज भी लिख के दिखाई। फिर उससे पहले भी एक टेस्ट हुआ था, उसमें भी ऐसे ही था। उसमें भी मेरे ख्याल में 2-3 क्लासेस थी, 3 थी गालिबन। उसमें एस्टीमेट चेंज भी किसी में डाला हुआ था मैंने, किसी में स्ट्रेट लाइन डाला होगा, यही सब कुछ सिखाया हुआ था। टेस्ट देने बैठे तो पता नहीं सवाल ही नहीं हो रहा। मायूसी हो गई और डिसअपॉइंटेड हो गए कि टेस्ट में सवाल नहीं हो रहा। और फिर ये फिक्र शुरू हो गई कि पेपर में कैसे होगा, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। या घर में अगर होमवर्क करते हैं बैठ के, तो वो तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं एक सवाल करने में, तो पेपर में तो 9 सवाल करने होंगे 3 घंटे के अंदर, वो कैसे होगा? तो ये कैसे होगा भाई ये सब है? और ये टेस्ट क्यों नहीं हो रहा होता? प्रैक्टिस क्या करना, तुम प्रैक्टिस नहीं की होती, मैंने नहीं की होती है, मैंने क्लास में प्रैक्टिस नहीं कराई होती। और आप लोगों ने प्रैक्टिस की होती है बोर्ड से देख के लिखने की, जो काम आपको पहले भी आता है। तो क्लास में जो प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ वो आप बोर्ड से देख के लिख लेते हैं और आपको लगता है प्रैक्टिस हो गई। फिर घर जाके कौन दोबारा देखेगा, अब कल ही आएगी तो देखेंगे। होमवर्क दिया, होमवर्क का सवाल वैसे तो लिफ्ट ही नहीं कराई क्योंकि सर ने कल तो बता ही देना है, या अगर लिफ्ट कराई भी तो सवाल पढ़ा और ये सोचा कि अच्छा समझ तो आएगी ये क्या करना है। फिर उसका सोल्यूशन देखा और सोल्यूशन देख के खुशी हुई कि हाँ ये बिल्कुल वही है जो मैंने सोचा था, सब बिल्कुल वैसे ही है, और उससे आपको लगा कि आपको आ गया। या अगर कोई नई चीज भी मिली, अच्छा हाँ हाँ ठीक है बस मैं गलती कर रहा था, तो उससे आपकी सोच तो ठीक हो गई। लेकिन सोच के नंबर नहीं मिलने ना बेटा, मसला यह है कि आपको लिखना पड़ेगा। जब आपने लिखा ही नहीं है ना, तो टेस्ट में भी आपको अचानक लिखना नहीं आ जाएगा, तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो बेइज्जती हो जाएगी। चलो टेस्ट नहीं देते, यानी होमवर्क में भी नहीं लिखना था, टेस्ट में लिखने का मौका मिला वो भी डर के छोड़ दिया। तो अब पेपर वाले दिन आप में अचानक कोई ऐसी शक्तियां आ जाएंगी कि आप पेपर में सब लिखने वाले बन जाएंगे, है ना? अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना, अचानक कोई ऐसी पावर्स आएंगी, सुपर पावर्स आपके अंदर, कि वो पेपर में सब लिखना शुरू हो जाएगा, सब आना शुरू हो जाएगा। तो ये ना सब स्टेप बाय स्टेप है। अगर छत तक पहुंचने, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, खैर गिनी भी नहीं होंगी, अंदाजन कितनी सीढ़ियां होंगी, है? चलो 25-30 होंगी, तो छत तक तो 30वीं सीढ़ी के बाद पहुंचे, लेकिन नीचे से चलना शुरू किया था तो पहला कदम डायरेक्टली 30वीं सीढ़ी पे रख लिया था। पहली सीढ़ी पे कदम रखा था, फिर दूसरी सीढ़ी पे तीसरी, फिर करते करते छत तक पहुंचे। हाँ, अगर आप स्पाइडरमैन के साथ उठना बैठ रहा हूं आपका, तो फिर इधर से उधर आ जाना, या और कोई इस तरह की शक्तियां हो आपके अंदर, पावर, सुपर पावर हो, तो और बात है। वरना अगर आम इंसान के बच्चे हैं तो आपको सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब अगर आप पहला स्टेप ले रहे थे ना, और उस वक्त अगर ऊपर देख के ये सोचना शुरू कर देते कि ऊपर तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो फिर पहले स्टेप से भी नहीं आपसे चढ़ा जाना। ठीक है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, चढ़ना तो शुरू करें ना सीढ़ियों के ऊपर, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो ये जो आपकी क्लासेस का अटेंड करना है, और बरकत के लिए बस पैर रख लेना नहीं है, बैठ के होश से जागते हुए सुनना भी है टीचर क्या बता रहे हैं, जो पढ़ाया उसको समझना भी है, ना समझ आए तो पूछें, लेक्चर नोट करें, घर जाके वो सारा लेक्चर दोबारा दोहराएं, जो क्लास में सवाल किया है वो दोबारा आप लिख के सॉल्व करें। लिख के सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपने कोई भी काम, कोई भी काम किया हो, कोई बाइक चलाई हो जिंदगी में पहली दफा, कोई किसी मशीन को चलाया हो, कोई भी घर में ऐसा काम किया हो जो जिंदगी में पहली दफा किया हो,
और वो काम करने से पहले आपने बहुत दफा देखा हो माँ बाप को, बड़े बहन भाई को वो काम करते हुए, आपको देख के अच्छी तरह से आ गया वो काम करना। लेकिन जब पहली दफा काम आप करेंगे तो आपके हाथों को देखें, एक होता है दिमाग के अंदर नक्शे चल रहा होना, एक होती है हाथों की मूवमेंट। वो जो हाथों की मूवमेंट है ना, बॉडी की सारी मूवमेंट, वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा आपकी वो मूवमेंट अलाइन ही नहीं हुई होगी। वैसे तो हमारा कौमी खेल है, कौमी खेल वैसे असल में तो हॉकी है, लेकिन पसंदीदा होने के एतबार से क्रिकेट सबको ही आती है, और सबको ऐसी जबरदस्त क्रिकेट आती है कि उनको टीम में होना चाहिए था। सबको सब पता है कि शाहीन अफरीदी ने कहाँ क्या गलती की है, और बाबर आजम को तो खेलना भी नहीं आता, और ये जो अभी वो साइम अयूब को बार बार खिलाते जा रहे हैं, उसको क्या पता क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उसको तो शॉट्स भी नहीं लगाने आते। रिजवान को तो बॉल भी नजर नहीं आ रही होती, उसको नहीं पता कि कब अपील करनी है कब नहीं करनी है, ये आपको सब आता है। मैंने घर में छोटा सा सेंट था हमारा, छोटे छोटे रैकेट्स, तो उससे हम ना चिड़ी छिक्का खेलते हैं, बैडमिंटन जिसको कहते हैं। बहन भाई आपस में बहुत खेला, बल्कि नेट के बगैर खेला। पता नहीं आपने भी शायद कभी खेला हो। ये लाइन है भाई, तो इधर से ऐसे भी कर देगा तो वो लाइन पार हो जाए, पॉइंट हो जाएगा। ये बड़ी खेली बैडमिंटन घर में बहन भाई के साथ। स्कूल में ट्रायल हो रहे थे बैडमिंटन के लिए, टीम सेलेक्ट हो रही थी। मैंने कहा मुझे भी बहुत आती है, मुझे तो पता है सारा। मैं भी ट्रायल में चला गया। मेरे दोस्त ने कहा सर बड़ा कमाल प्लेयर है, और तो मुझे उसने सर के आगे कर दिया, सर ट्रायल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं ट्रायल में पहली दफा इतने बड़े कोर्ट में आया, इतना ऊंचा नेट है, वो नेट के पार धुंधला बंदा नजर आ रहा है। मैं खड़ा हूं, उसने आगे से शटल फेंकी, मेरे यहाँ लगी, मुझे समझे वो शटल गिर गई। 2-3 दफा उसने सर्विस की, कभी मेरे इधर लग रही कभी इधर लग रही है, मुझसे वो रैकेट ही नहीं चलाया जा रहा। फिर उसने कहा अच्छा चलो तुम सर्विस करके देख लो। मैंने सर्विस की, कोई कोर्ट ही मैनेज नहीं हुआ, वो सर्विस बाहर चली गई। अब मुझे सब आता है, बड़ी दफा देखा है, वो ओलंपिक्स के भी बड़े देखे मैच। पहली दफा उस कोर्ट में उतरना, हाथों को कितना जोर लगाना है, क्या एंगल रखना है, पता ही नहीं था। तो आपने जब तक सवाल लिख के नहीं किए होंगे ना, आपको नहीं पता कौन सी वर्किंग किस पेज से शुरू करनी है, कितनी जगह चाहिए, कहां पर वर्किंग 1 लिखना है, कहां वर्किंग 2 लिखना है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि अगर वर्किंग 1 गलत लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, ये नहीं कह रहा। लेकिन आपको पेज मैनेजमेंट नहीं आती। आपने जब तक सवाल लिख के सॉल्व ही नहीं किया, आपसे कभी ब्रैकेट के अंदर, मैं यहां बोर्ड पे करता हूं, ब्रैकेट के अंदर कोई फिगर कर रहा होता हूं, कोई वर्किंग लिख रहा होता हूं, भाई 500 दफा मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है। अभी मैं आप में से किसी को बुलाऊं ना बोर्ड पे सवाल सॉल्व कर दें, आज से सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आता नहीं है। अच्छा, एक तो घबराहट होगी ना इतने लोगों के सामने, एक तो होगा टांगे कांप रही होंगी। दूसरा मसला ये होगा कि आप लिखते रहे हैं अपने रजिस्टर पे पेन से, जब बोर्ड बड़ा सामने मिलेगा ना, आपसे स्पेस ही मैनेज नहीं होनी। आता होगा आपको, लेकिन आपसे स्पेस मैनेज नहीं होनी। उस घबराहट की वजह से आती हुई चीजें भी गलत करेंगे, क्योंकि आपकी टेंशन चल रही होगी कि मुझसे स्पेस मैनेज नहीं हो रही। कैलकुलेशन भी गलत करेंगे, कॉन्फिडेंस और गिरता जाएगा कैलकुलेशन गलत करने से, और मेस में जाके चले जाएंगे। तो ये जो बेटे क्लास का अटेंड करना है और फिर उसके बाद होमवर्क करना है, लिख के करना है, घर जाके क्लास वर्क को दोबारा सॉल्व करना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद टेस्ट देना है, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो आपको छत तक ले जा रहे हैं। अगर आप घर जाके नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट देने बैठेंगे और आप टेस्ट देके घबरा जाएंगे कि मुझसे नहीं हो रहा, हालांकि होता है आपसे लेकिन नहीं हो रहा, और मायूस होकर उठ के चले जाएंगे, तो पेपर में अचानक कैसे यकीन आ जाएगा अपने ऊपर? अगर टेस्ट देके मायूस हो रहे हैं तो फिर आप छोड़ दें, फिर आपसे अटेम्प्ट नहीं पास होनी। टेस्ट दे रहे हैं ना, आधे पास हो गए आप। अगर आप टेस्ट देने आ गए ना, बिलीव मी, अगर आप टेस्ट देने आ गए, जब रिजल्ट आता है ना तो हम इंटरनली कुछ एनालिसिस करते हैं। अभी तो खैर जब सब गए हुए थे उम्रे पे, तो वापस आए हैं, तो हम लोग कोई ना कोई मीटिंग करेंगे जिसमें हम एनालिसिस देखते होते हैं कि जो जो बच्चे पास हुए उनके स्टैट्स क्या थे, यानी टेस्ट देते थे नहीं देते थे, कॉलेज आते थे कि नहीं आते थे। हमें हर दफा हर रिजल्ट पे ये सामने देखने को मिलता है कि वो बच्चे जिन्होंने 60%, 100% भी नहीं कह रहा, 60% से ज्यादा टेस्ट दिए हैं, उनकी पासिंग की रेशो टेस्ट ना देने वालों से बहुत ज्यादा है। अगर आप टेस्ट देने भी आ रहे हैं ना, आप आधे पास हो गए हैं, क्योंकि आपने वो डर कबूल कर दिया कि मेरे से टेस्ट नहीं होगा। तो टेस्ट से मायूस नहीं होना। टेस्ट दिया, सर आप वैसा टेस्ट नहीं लेते जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, भाई पहली बात वैसे ही पढ़ाया है। दूसरा, अगर कुछ डिफरेंट है भी तो यही तो चेक करना है कि जो सीखा है आपने उसको कुछ डिफरेंट स्टाइल पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। पेपर में वही वाला सवाल आएगा जो क्लास में किया होगा, कुछ ना कुछ नया होगा। तो आपने पहले अपने आप को आजमाया तो हो कुछ ना कुछ नया करने पे। मेरे लिए बहुत आसान काम है कि मैंने आपको जो सवाल क्लास में कराए हो बिल्कुल वही टेस्ट में दे दूं और आप खुश हो जाए कि मेरा टॉपिक तैयार हो गया, और पेपर में आपको कुछ नया मिल जाए तो वहां कॉन्फिडेंस गिर जाए। तो इसलिए टेस्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट डलता ही है। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे खास तौर पे, हर दफा को टेस्ट नया नहीं बन रहा होता भाई।
अगर आप में से कोई बार बार FR1 पढ़े ही जा रहा है, तो हाँ लास्ट टर्म वाले ही टेस्ट हैं, हर दफा थोड़ी नए टेस्ट बन रहे होंगे। तो अगर किसी को ये लगता है कि मैंने तो पुराने टेस्ट लेके सारे सॉल्व कर लिए हुए हैं, तो किसने कहा था सारे लेके सॉल्व करें? मैंने तो लास्ट टाइम वाले टेस्ट दोबारा देने। तो आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट सॉल्व करें। अगर उस वक्त बैठ के नहीं हो रहा तो मायूस ना हो, घर जाके दोबारा कर लें और अपनी गलतियों से सीखें कि आपने कहां क्या गलती की थी। टेस्ट चेक होके वापस मिल जाए, आप उस टेस्ट चेक होने के बाद टीए को गालियां देने की बजाय आप अपने टेस्ट की गलतियां चेक करें, सॉल्यूशन देखें, कंपेयर करें आपने कहां कहां से गलती की थी। ये कंटिन्यूस लर्निंग है। टेस्ट देके भी, टेस्ट की मार्किंग होने के बाद भी लर्निंग हो रही है आपकी। ये सारा स्टेप बाय स्टेप 30 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो जाके छत तक पहुंचेंगे। अगर बीच में से कोई भी सीढ़ी निकल गई तो नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए ना जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उनको शुरू में घबराहट हो रही होती है, तो एक तो उनके लिए तसल्ली बता रहा हूं, और जो लोग टेस्ट इसलिए नहीं देते कि बस हमें आता है, तो वो फिर अगले टाइम में से सीरियस होकर टेस्ट दे रहे होंगे। ये होता है। अभी आपकी क्लास में भी खैर रिपीटर बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने वाले नहीं थे, पेपर में नहीं हैंडल हो सका सही। लेकिन फेलियर्स की वन ऑफ द रीजंस ये होती हैं कि उन्होंने कभी लिख के सवाल सॉल्व नहीं किए होते, जबानी देखे होते हैं, टेस्ट वेस्ट देते नहीं थे, होमवर्क कभी लिख के किया नहीं था, पेपर में लिखना पड़ गया, वो तो जबानी पूछ ही नहीं रहे, वो तो लिखने को कह रहे हैं, तो लिखने की आदत नहीं थी। तो इसलिए आप ना बेटे जो भी चैप्टर किया करें उसमें क्लास वर्क घर जाके दोबारा किया करें, होमवर्क लिख के किया करें और टेस्ट दिया करें। एक सवाल दिया था होमवर्क, एसिड ए, इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? एसिड ए से समझा देता ना तो बाकी भी वैसे ही है। E200, इसकी वैल्यू इन यूज कितनी है? 20, 30, 100। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 20, 500। फोर्स्ड सेल वैल्यू का मतलब है अगर मजबूरन अभी के अभी किसी को बेचते तो कितने का बिकता, तो वो फेयर वैल्यू होगी, तो उसका कुछ भी नहीं करना। फोर्स्ड सेल वैल्यू का कुछ भी नहीं करना। अब आते हैं कॉस्ट टू सेल पे। कॉस्ट टू सेल आपको बताई थी इंक्रीमेंटल लेनी है। इंक्रीमेंटल का मतलब है बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। हम इन एसेट्स को अखबारों में इश्तिहार दे के ही बेच सकेंगे। ये जो टेंडर का वर्ड है ना, ये वही अखबार में इश्तिहार देना। तो हमें हर एसेट को जब भी कभी बेचना हुआ तो अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा, जिसके ऊपर कितना खर्चा आएगा? 50। तो वो जो टेंडर का खर्चा है 50। फिर उसके अलावा हमें इन मशीनों को उखाड़ने पे भी खर्चा करना पड़ेगा, जिसको इसमें डिसमेंटलिंग करके कहा होगा। इसके लिए आपको एक नोट लिखवाया था। अगर तो ये एसेट की इनिशियल कॉस्ट में शामिल है तो बस फिर वहां शामिल है, यहां नहीं लेना। और अगर इनिशियल कॉस्ट में नहीं शामिल है तो यहां काउंट कर लें। आपको सवाल में सिर्फ कैरिंग अमाउंट पता है। क्या इस 3200 को देख के नजर आ रहा है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट के अंदर डिसमेंटलिंग शामिल की थी कि नहीं? नहीं पता चल रहा। तो आप इसके बारे में नोट लिख के चाहें तो ये अज्यूम कर लें कि डिसमेंटलिंग मशीन की कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यहां ना लिखें। और चाहे नोट लिख के ये अज्यूम कर लें कि ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर यहां शामिल कर लें। दोनों बातें ठीक है। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि ऑलरेडी शामिल है तो बस इसको दिया। फिर एसेट बेचने के लिए कोई एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, और उसके लिए हमने अपना एक लीगल एडवाइजर जो कि ऑलरेडी साल की फीस लेता है हमसे, जिसको हम साल की फीस देते ही, तो वो अगर 4 दिन काम कर भी लेगा तो मौत थोड़ी पड़ जाएगी, इसको ले रहे साल के पैसे। तो अगर वो ये एग्रीमेंट बनाने के 4 दिन लगाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, दे तो उसको हम साल की फीस रहे हैं। तो इसलिए इसमें भी कुछ इंक्रीमेंटल नहीं है। हाँ, अगर सवाल में ये कहा होता कि उसकी साल की फीस तो 3,65,000 है, उसके अलावा उसको एग्रीमेंट बनाने का 2,000 और देंगे, तो फिर वो 2,000 आता। तो अभी इस वक्त कॉस्ट टू सेल में सिर्फ यही, ये वैल्यू इन यूज, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो रिकवरेबल हो जाएगी 30,100। ये रिकवरेबल होगी, और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो 100 का इंपेयरमेंट लॉस, और बाकी दोनों में भी ऐसे ही है। अब आप बताएं, इस सवाल की अंग्रेजी में किसी फिगर में कोई एतराज है तो बताएं। क्या होते हैं अगर हम वर्कर्स को नौकरी से निकाल देंगे? एक तो है वो खुद ही छोड़ के चले जाएं। अगर हम उनको नौकरी से निकाल रहे हैं तो फिर उनको ना कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसको टर्मिनेशन बेनिफिट्स कहते हैं।
चले जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बस इतना ही था। अब लंबी डिस्कशन चलेगी वैल्यू इन यूज पे। वैल्यू इन यूज, इसमें मैं आपको काफी सारे पॉइंट्स लिख पाऊंगा और जो थोड़ा मुश्किल लगेगा मुझे उसको समझाने के लिए छोटे छोटे सवाल भी करवाऊंगा, और जब ये पूरा कर लेंगे तो फिर हम एग्जाम क्वेश्चन पे भी हाथ डालेंगे। वैल्यू इन यूज, लिखता हूं यहां कुछ, ये एक बात समझा रहा हूं, ये ना नोट करें तो कोई मसला नहीं है, नोट करना तो भी मर्जी है, वरना मैं रिक्वायर नहीं कर रहा कि आप लाजमी नोट करें जो बात अभी बताने लगा हूं। वैल्यू इन यूज का ना कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अगर ये जो मैं इधर गंदा मंदा फिगर्स वर्क करने लगा हूं लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हम इस वक्त 31 दिसंबर 24 पे खड़े हैं और एसेट अपनी एक लाइफ गुजार के 320 मिलियन पे बुक्स में आ रहा है। ये गुजरी हुई लाइफ है, ये पास्ट है, ये उसकी रिमेनिंग लाइफ है। रिकवरेबल अमाउंट कॉन्सेप्चुअली क्या चीज है? रिकवरेबल अमाउंट नहीं, हायर ऑफ नहीं ना, वो तो फार्मूला है। कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमें इस एसेट से बेनिफिट्स मिले थे, जो मिलेंगे, रिकवरेबल, जो हमें इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, अगर ये प्लांट एंड मशीनरी है तो इससे बेनिफिट्स किस शक्ल में मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? हम इसको यूज करेंगे कितना अरसा, जितनी लाइफ रह गई। अच्छा चलो मैं इसमें साल भी डाल लेता हूं, 4 साल जिंदगी के ये गुजार आया हुआ है और 6 साल अभी बाकी हैं, 10 साल थे, 4 गुजार आया हुआ है, हम यहां खड़े हैं। तो इससे बेनिफिट्स क्यों मिलेंगे? इसको यूज करेंगे, यूज करेंगे तो क्या होगा, गुड्स बनाएंगे, वो गुड्स बना के बेचेंगे, उससे प्रॉफिट होगा, तो इसके बेनिफिट्स हैं। कितने अरसे तक मिलेंगे? 6 साल तक। और अगर हम इसको यूज ना करना चाहें तो फिर इसको फेंकना पड़ेगा, या और भी कोई हल है? तो हमारे पास ना इससे बेनिफिट्स लेने का एक रास्ता तो यह है कि हम इसको यूज करेंगे, और अगर ना भी यूज कर सके तो एक रास्ता तो बहरहाल मौजूद होगा कि इसको बेच सकें। अगर हम इसको अभी बेच दें अभी, तो हमारा बेस्ट अंदाजा है कि इतने का बिकेगा, लेकिन बेचते हुए कुछ खर्चा भी होगा, तो नेट हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। ये हमारा बेस्ट अंदाजा है। ये कब की फिगर है, किस टाइम पे खड़े होकर कैलकुलेट कर रहे हैं? 31 दिसंबर 24। ये इसकी कैरिंग अमाउंट कब की है? 31 दिसंबर 24। एक रास्ता है कि हम इसको अभी बेच दें, एक और रास्ता यह है कि इसको हम कर लें यूज, और अगर यूज कर लें तो इन 6 साल तक हमें इस एसेट से फायदा होगा, कमाई होगी। पहले साल में भी कुछ होगी, दूसरे में भी होगी, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इन सब में हमें फायदा होगा। अगर हमें इन 6 साल में जो टोटल फायदा होगा उसकी अगर अमाउंट निकाले तो लेट से वो बन गई 340 मिलियन। यानी मैंने 6 साल का टोटल कर लिया। ये कब की फिगर है? 31 दिसंबर 24। ये हम इसको इनसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में मैचिंग ही नहीं बनेगी कि ये 31 दिसंबर 24 की फिगर है, ये 31 दिसंबर 24 की फिगर है, और ये अगले 6 साल की फिगर है, फ्यूचर की। कंपेरेबल बनाने के लिए हमें इस फ्यूचर फिगर को भी प्रेजेंट वैल्यू यहां लाना पड़ेगा। तो जो हमें इस एसेट को यूज करने से 6 साल में टोटल फायदा मिलेगा, उसकी हम निकालेंगे पीवी। वो पीवी निकला ही लेट से 290 मिलियन। अब ये कंपेरेबल है, इसको कहते हैं वैल्यू इन यूज, यानी यूज करने में क्या वैल्यू रखी है। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? फ्यूचर के इस्तेमाल से जो मिलेगा उसकी डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू, किस डेट पे? जिस दिन हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि कंपेरेबल बन सके। इस प्लांट एंड मशीनरी से फायदा लेने का मेन रास्ता हमारा कौन सा है? यूज या बेचना? मेन रास्ता ये है, लेकिन ये भी बहरहाल एक रास्ता है। अगर हमें यहां से फायदा कम नजर आता हुआ तो ये भी रास्ता मौजूद है। इसलिए रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ दोनों, कि अगर हमें यहां ज्यादा फायदा है तो यकीनन यहीं जाना है, लेकिन अगर यहां ज्यादा फायदा नहीं है तो ये रास्ता भी मौजूद है। इसलिए रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज पर क्या चीज बन गई? वैल्यू इन यूज होती है नेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट discounted at an appropriate discount
रेट, ये होती है वैल्यू इन यूज। अब इस वैल्यू इन यूज को आगे चलाने के लिए आपको दो चीज खाने लगा हूं, फ्यूचर कैश फ्लोज कि इनमें क्या क्या शामिल है और डिस्काउंट रेट से क्या मुराद है। ये दो चीजें अब हम सीखने लगे, फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट से क्या मुराद है, ये सिखाऊंगा अब। ये जो इधर कहानी समझाई है, अगर लिखना चाहे तो मर्जी है, लिख ले, मेरे इंतजार कर लेता हूं, फिर वैल्यू इन यूज पे आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? हाँ, रीवैल्यू नहीं, रीवैल्यू नहीं। देखें, इस आईएस में जो हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं ना, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि एसेट अपनी औकात से ज्यादा शो ना हो, बस ये मकसद है। ये आईएस ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी यूज करें, या अगर यूज करने में फायदा नहीं है तो आप लाजमी बेचें, नहीं, आईएस ये नहीं कह रहा। कंपनी की मर्जी है वो क्या करना चाहते हैं। ये आईएस सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि आपको कल को मिलने वाले बेनिफिट्स इतने हैं कि इससे ज्यादा है तो सब सही है, अगर नहीं तो फिर इसको इंपेयरमेंट लॉस कर लेना चाहिए। ये आईएस सिर्फ इतना कह रहा है। ये आईएस ये डिसीजन नहीं लेके दे रहा कि बेचें या कंटिन्यू करें। ये हम डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे नहीं खड़े हैं। हमने एसेट को यूज करना है तो बिजनेस की मर्जी है करना है, बेचना है तो भी बिजनेस की मर्जी है। आईएस 36 ये फैसला नहीं करवा रहा। तो इसलिए आप अगर कह रहे हैं कि ये ज्यादा है ये कम है और हमारा इरादा इसको यूज करने का है, होता रहे इरादा यूज करने का। आईएस 36 सिर्फ कह रहा है दो रास्ते हैं ना, उन दोनों में से जो हायर है, आप यकीनन जो भी एक्शन लेते ज्यादा वाला ही लेते। अभी हमने एक्शन लिया कोई नहीं है, अभी हम ईयर एंड पे खड़े हैं, ना इसको बेचा है और ना अगले साल ऐसे गुजर गए, अभी तो हम यहां खड़े हुए हैं, एक्शन लिया कोई नहीं है। आईएस 36 ये बस इंश्योर करना चाह रहा है कि आपके पास जो दो रास्ते हैं उनमें से जो ज्यादा बेहतर रास्ता है यकीनन वही लिया जाता, तो बस उससे चेक करके बताना चाह रहा है कि लॉस तो नहीं हो गया कहीं। ये नहीं कह रहा कि आप कौन से रास्ते पे चलें, वो बिजनेस ने खुद ही फैसला करना है। ये तो भी शुरू किया ना बेटे, तो सारा पढ़ाना है, फ्यूचर कैश फ्लोज भी सिखाना है, इसमें बहुत कुछ बताना है, इसमें भी बहुत कुछ बताना है, तो शुरू किया। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आपको आती है पक्का? कैसे कैसे निकालते हैं? जिस अमाउंट को डिस्काउंट करना है 1 प्लस, ठीक, सही। चलिए एक छोटा सा सवाल ही करते हैं, फिर लिखें सवाल। रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट,
4 साल 4 years, डिस्काउंट रेट 10%, 10% डिस्काउंट रेट है। और एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लोज, expected net cash inflows are as follows. ईयर 1 के 50,000, ईयर 2 के 70,000, ईयर 3 100,000 और ईयर 4 110,000। यूज बता दें आप, डिस्काउंटिंग तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं, वैल्यू यूज बता दें। जी पहला वाला 50,000, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 4,5। दूसरा वाला कैश फ्लो 70,000, 1.1 पावर -2, 57,851। तीसरा वाला कैश फ्लो 1 लाख। ये 1.1 क्या कर रहा हूं मैं, 1 + 10% पावर -3, 75131। और चौथा वाला कैश फ्लो 1.1131, 25356। तो ये वैल्यू यूज होती है कि इस एसेट से मिलने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज, उनकी पीवी इकट्ठा कैसे, सबको ऐड करके। तो सत्यानाश हो जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। नहीं भाई नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, टाइम 1 की फिगर टाइम 3 से दूर है, वो इकट्ठे नहीं कर सकते। अरे भाई टाइम वैल्यू ऑफ, ये टाइम लाइन है, यहां लिखा हुआ 100, यहां लिखे हुए 100 के बराबर नहीं है। हमने अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इन सब को 0 पे लाना है, तो इन सबको यहां इकट्ठा करके एक ही गाड़ी में बैठा के यहां ले, मतलब 400 को पावर 4 डिस्काउंट कर। नहीं, ये अलग अलग जगह खड़े हुए हैं। तो इसके लिए 1 साल पावर है, इसके लिए पावर 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। चारों को ऐड करके पावर 4 डिस्काउंट नहीं कर सकते।
सेम कैसे आ रहा है? नहीं आ सकता। किसका आंसर सेम आ रहा है? नहीं, इसका इसका नहीं कह रहा, मतलब किस चीज का आंसर सेम आ रहा है भाई? 50,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख, इन चारों को ऐड किया और 1.1 पावर -4 किया, तो सेम आंसर आ रहा है? नहीं बेटे, नहीं आ सकता। देखें, अगर कैलकुलेटर के ऊपर ही सारा एक ही बार करके आंसर निकाल दें तो हाँ आ जाएगा, लेकिन जिस तरह के हम लोग एग्जाम क्वेश्चन करेंगे तो आप सारा कुछ कैलकुलेटर पे नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए अलग अलग लिखे, पावर्स का फर्क समझ लें। हर कैश फ्लो को अलग अलग करना है। वैल्यू इन यूज है फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी। अब इसमें ना दो बातें एक्सप्लेन करने लगा हूं कि फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या क्या शामिल करने हैं और डिस्काउंट रेट क्या है, तो अब इन दोनों को एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहले करते हैं बात फ्यूचर कैश फ्लोज की। अच्छा, इसमें एक आपके मैं अंग्रेजी के नॉलेज से एक चीज अज्यूम करना चाह रहा था, लेकिन तसल्ली के लिए पूछ लेता हूं। फ्यूचर कैश फ्लोज में हम जो भी कंसिडर करेंगे वो फ्यूचर वाली चीज होगी। ये फ्यूचर के वर्ड से इतना पता चल रहा है। और कैश फ्लोज यानी कैश का फ्लो, डेप्रिसिएशन, वो कैश फ्लो नहीं है। तो हमने यहां जो भी करना है वो रिमेनिंग लाइफ और कैश फ्लोज लेने हैं। इसमें जो गाइडेंस है ना, ये आईएएस के मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो मैं आपको पॉइंट्स की शक्ल में लिखाऊंगा। नंबर 1 लिखे, ये सारे आपको टोटल 5-6 पॉइंट्स लिखाऊंगा, सारे याद करने हैं आपने, रट्टा नहीं कह रहा, जब याद करने हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए गाइडेंस है सारे। estimates of future cash flows, estimates of future cash flows shall include, estimates of future cash flows shall include अच्छा, अब ये इंक्लूड के बाद ये कॉलन छोटा 1 सब पॉइंट 1, पहला पॉइंट बता रहा हूं। प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज, प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट। क्या मतलब समझ आया? ये जो अभी मैंने पिछले सवाल में कैश फ्लोज लिखे थे, इनमें हमने इस मशीन को यूज करके जो कैश इन होना होगा, जैसे अगर ये मशीन है जिससे हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो कैश इनफ्लोज में क्या होगा? जो उस प्रोडक्ट को सेल करके कैश आएगा। और अगर ये कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसकी बसें चलती हैं, तो इस बस के कैश इनफ्लोज में क्या आएगा? जो हमें किराया इनफ्लो होगा। तो पहले सब पॉइंट का मतलब है कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट। सब पॉइंट 2, projected cash outflows, projected cash outflows that are necessarily incurred, that are necessarily incurred that are necessarily incurred to generate above cash inflows। वो जो अभी ऊपर वाले पॉइंट में कैश इनफ्लोज की बात की थी, वो इनफ्लो कमाने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। जैसे अगर बस की मिसाल लें तो इनफ्लोज हैं जो हम किराया कमाएंगे,
आउटफ्लो उसका पेट्रोल, उसके ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी, उस बस की रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, तो वो जरूरी है, तभी तो किराया कमाएंगे। इसी पॉइंट में चल रहा हूं, इसी सब पॉइंट 2 के अंदर ही। these outflows कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, यानी जो इस बस के अपने खर्चे हैं, कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, इस बस का अपना इंजन ऑयल जो खर्चा होगा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, और इंग्लिश वाला, और कुछ कॉमन वर्कशॉप होगी जहां पर हमारी 10 बसें खड़ी होती होंगी यहाँ पे, और उस वर्कशॉप के कुछ खर्चे जो इन 10 बसों में कॉमन होंगे, तो इस एक बस तक कैसे पहुंचे? कोई एलोकेशन करनी पड़ेगी। जो लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जैसे ओवरहेड्स बांटते हैं, तो किसी ना किसी रेशो में बांटे जाएंगे। तो क्या लिखा? दीज आउटफ्लोज कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड और एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस, और एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बांटने पड़ेंगे, सिर्फ इसलिए पॉइंट लिखवा रहा हूं कि आपको डायरेक्ट खर्चे दिए हों और एलोकेटेड खर्चे दिए हों, तो वो एलोकेटेड वाले भी लेने हैं। ये मकसद था पॉइंट लिखवाने का। सब पॉइंट 3। अच्छा, ये जो सब पॉइंट 1 और 2 है, ये हमें कब तक इनफ्लो आउटफ्लो होता रहेगा? जब तक एसिड की रिमेनिंग लाइफ है, तो वो सारे कंसिडर करने हैं। और एंड ऑफ लाइफ क्या करें? इसको बेच देंगे, तो बेचने पे भी कुछ कैश इनफ्लो आएगा। सब पॉइंट 3 लिखें, नेट कैश फ्लो for disposal of asset, net cash flow for disposal of asset at end of its useful life. अच्छा, ये जो नेट कैश फ्लो कहां है? तीसरे पॉइंट में। अगर आपको जो बात बताने लगा वो समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना। ये जो नेट कैश फ्लो है ना, ये कल की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। पता नहीं क्या कह गया मैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है कि बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, माइनस कॉस्ट टू सेल। तो ये जो सब पॉइंट 3 है ना, ये एंड ऑफ यूजफुल लाइफ की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये जो सब पॉइंट 3 है, इस शेयर में शायद ये कहना चाह रहा है कि एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालें तो ये सब पॉइंट 3 वो है। मैं ये हरगिज नहीं कहना चाह रहा कि आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 2 निकालनी पड़ेगी, नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि जो सब पॉइंट 3 है, ये टेक्निकली वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, लेकिन ये एंड ऑफ लाइफ की कैलकुलेटेड होगी। आपको गिवन होगी, बस कॉन्सेप्चुअली बताया है कि ये एंड ऑफ लाइफ की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही होगी। अच्छा, ये हो गया जी बड़ा पॉइंट 1, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट 1 2 3 थे। अब बड़ा पॉइंट 2, ये मैंने आपको टोटल को 5 पॉइंट लिखवाने हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड, यानी हम जो फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टीमेट कर रहे हैं उसमें शामिल नहीं करना। क्या शामिल नहीं करना? फिर से 2 नुक्ते। छोटा पॉइंट 1, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, और इसके लिए ब्रैकेट में लिख लेना मिसाल, लोन लेना, लोन वापस करना, इंटरेस्ट पे करना, ये उसकी बात हो रही। यानी अगर एसेट के लिए लोन लिया हुआ है तो कल को वो वापस भी तो करना होगा, उसको नहीं लेना एज अ कैश आउटफ्लो, ये मतलब है इस बात का। लोन रीपेमेंट को भी नहीं लेना, इंटरेस्ट की पेमेंट को भी नहीं लेना।
और क्यों नहीं लेना, इसकी वजह के लिए आप अभी थोड़े से नन्हे मुन्ने से हैं। इसकी है वजह, लेकिन बड़े होने के बाद पता समझ आएगी है? कब बड़े होंगे ये आपको सीए फाइनल में। अच्छा, सब पॉइंट 2, छोटा पॉइंट 2, इनकम टैक्स। यानी हम जब फ्यूचर कैश फ्लोज ले रहे होंगे तो उसमें इनकम टैक्स को भी नहीं लेना। इसकी वजह बस अभी थोड़े से बड़ा होने में पता चल जाएगी, 1-2 दिन में बस बता दूंगा वजह इसकी। ये हो गया जी बड़ा पॉइंट 2 पूरा है जी। नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स मना किया, सेल्स टैक्स नहीं। अच्छा जी, ये बड़ा पॉइंट 2 पूरा हो गया। अब आप लिख लें बड़ा पॉइंट 3। और यहां तक लिखवा के फिर एक सवाल करा देता हूं, आगे यहां तक की चीजें पक्की हों फिर आगे चलूंगा। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ये इसमें लिखवा रहा हूं नंबर 3। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, future cash flows shall not include छोटा पॉइंट 1। अच्छा, लिखवाता हूं, अभी लिखवाता हूं। वैल्यू इन यूज कॉन्सेप्चुअली क्या समझ आ रही है बात, कि अगर इस एसेट को अब यूज करेंगे तो ये मिलेगा और नहीं करेंगे। यानी वैल्यू इन यूज की जो भी कैलकुलेशन होने लगी है वो एसेट के पास्ट यूज से रिलेटेड है, फ्यूचर यूज ना, कि अब से ऑनवर्ड अगर यूज करेंगे तो ये फ्यूचर यूज से रिलेटेड चीज है। हम इस वक्त खड़े हैं 31 दिसंबर 24 पे, ये ईयर एंड है, यहां हम लोग इंप्लीमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। 2024 के आखिर में कहीं हमने कुछ यूनिट्स बना के सेल किए थे, इस मशीन से प्रोडक्ट बना के सेल कर दिए थे, लेकिन उधार में बेचे थे। इनसे जो कैश आएगा वो 2025 में आएगा। तो अब वैसे तो ये फ्यूचर कैश फ्लो है, लेकिन वैल्यू इन यूज निकालते हुए फ्यूचर कैश फ्लोज में इस कैश को काउंट करना है या नहीं है, तो फ्यूचर कैश फ्लो वो इस मशीन के पास्ट यूज से रिलेटेड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मशीन यूज होगी तो ये कैश आएगा, नहीं यूज होगी तो भी आएगा, क्योंकि ये तो पहले बेच चुकी चीजों का कैश है। इसी तरह अगर हम इस मशीन को यूज करके कुछ गुड्स बना चुके हुए थे, स्टॉक में पड़ी थी, उनको हम कल बेचेंगे तो आएगा तो फ्यूचर कैश फ्लो। तो उस फ्यूचर कैश फ्लो को कंसिडर करना है, क्यों नहीं, क्योंकि वो मशीन के पास्ट यूज से रिलेटेड है। तो अगर हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी इस मशीन से बन चुकी चीजें स्टॉक की शक्ल में आ रही हैं, बन के बिक चुकी चीजें डेटर की शक्ल में आ रही हैं, उनसे पैसा बेशक कल आएगा, लेकिन वो वैल्यू इन यूज में कंसिडर नहीं होना चाहिए। और ये जो लिखा ना टू अवॉइड डबल काउंटिंग, इसका मतलब ये है कि वो जो कल को पैसा आएगा वो डेटर से आएगा कि मशीन से आएगा, तो डेटर से आएगा। जो कल पैसा आएगा वो स्टॉक से आएगा कि मशीन से आएगा। तो अगर हमने उसको मशीन की वैल्यू इन यूज में काउंट कर लिया तो डबल हो जाएगा। तो इसलिए कल को आने वाला पैसा पहले बन चुकी चीजों से या पहले बिक चुकी चीजों से, उनको काउंट नहीं करना। ये इधर अंग्रेजी लिखा रहा हूं, लिखे छोटा पॉइंट 1। कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अदर एसेट्स, और ब्रैकेट में आप इसकी एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, ये डेटर, स्टॉक। डेटर्स, स्टॉक नहीं, क्रेडिट नहीं बेटे, इनफ्लो ना। हमारी बुक्स में ऑलरेडी डेटर आ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, उनसे जो कल पैसे मिलेंगे वो इसके कैश फ्लोज में नहीं काउंट करना है।
वो सब पॉइंट 2 में बताता हूं। हाँ जी, छोटा पॉइंट 1, छोटा पॉइंट 2, इसको अब हम उलट कर लेते हैं। वैल्यू इन यूज निकालते हुए कैश आउटफ्लोज में क्या आएगा? नहीं, पेबल नहीं, कैश आउटफ्लोज में जो इस मशीन के यूज पे खर्चे होंगे। अगर हमने इस मशीन को यूज करके गुड्स बना ली थी, उनको बनाने में लेबर एफओएच खर्च हो गया हुआ था, लेकिन तब उनको पैसे नहीं दिए थे, पेएबल आ रहा था, उनको पैसे 2025 में देंगे, तो वो एज एन आउटफ्लो लेने। क्यों? क्योंकि वो मशीन के पास यूज से रिलेटेड है, तभी तो उनका पेएबल क्रिएट हुआ है। तो छोटा पॉइंट 2 लिख, कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज for already recognized liabilities, cash outflows for already recognized liabilities। इसकी एग्जांपल्स में आप क्रेडिटर्स, वेजेस पेएबल ये लिख सकते हैं। ये अंग्रेजी यहां तक लिखी। अच्छा, बाकी 2-3 पॉइंट और बाद में लिखवाता हूं, पहले यहां तक का सवाल कर लेते हैं। सवाल लिखें, अभी तक जितना कराना उसके लिए सवाल बना लेते हैं। A machine was purchased. A machine was purchased for 180,000. A machine was purchased for 180,000 on 1st January 22. 1st January 2022. Estimated total useful life 7 years. Initially estimated residual value, 5,000, 5,000. On 31st December 24, on 31 December 24, machine was tested for impairment. Machine was tested for impairment. And following information is available. Following information is available. हम 31 दिसंबर 24 पे खड़े और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। करंट फेयर वैल्यू, करंट फेयर वैल्यू 85,000, 85,000। इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट्स, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट्स 8,500। estimated future cash flows, estimated future cash flows over remaining life, over remaining life। अब ये जो एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज बता रहा हूं,
साल रह गए, 4 साल ना, 31 दिसंबर 24 पे खड़े हैं हम, तो 3 साल गुजर गए हैं। अब ये जो ईयर 1 है इसका मतलब 2025 है, 2026, 2027, 2028, ये इसके 4 साल बाकी रह गए हुए हैं। 24 के एंड पे खड़े हैं, 22, 23, 24, 3 साल गुजर गए, 4 बाकी रह गए। इनफ्लोज और आउटफ्लोज, ये फिगर्स बताने लगा। इनफ्लोज में लिखें 48,000, 55,000, 60,000 और 70,000। दोबारा बता रहा हूं, 48,000, 55,000, 60,000 और 70,000। आउटफ्लोज 25,000, 30,000, 35,000 और 45,000। ये हो गए एस्टिमेटेड इनफ्लोज आउटफ्लोज। उसके बाद लिखिए एस्टिमेटेड नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, एस्टिमेटेड नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स at end of useful life, estimated net disposal proceeds at end of useful life 12,000, 12,000। डिस्काउंट रेट 11% है, डिस्काउंट रेट है 11%। कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज एस्टिमेटेड इन 2025 also include 3,000 रुपए, 3,000 in respect of sales made in 2024, in respect of sales made in 2024। उसके बाद लिखिए एस्टिमेटेड आउटफ्लोज, एस्टिमेटेड आउटफ्लोज include annual payment of 4,000, 4,000 रुपए in respect of 4,000 है अमाउंट in respect of loan, in respect of repayment of loan, in respect of repayment of loan obtained for asset इनकम टैक्स रेट 25%, 25% मुझसे रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। वैल्यू इन यूज मैं निकालता हूं, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालें आप। कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालिए, वैल्यू इन यूज मैं निकालता हूं।
कैरिंग अमाउंट निकालने में इतनी देर? कैरिंग अमाउंट कितनी? 10500, जिससे कैरिंग अमाउंट नहीं निकली। ये दरवाजा खोलेंगे ना तो सामने वो ग्रिल लगी हुई सामने, उससे छलांग लगाया। 1 जनवरी 22 को खरीदा था, तो 180,000 वाले एसेट की जिंदगी के कितने 3 साल गुजर चुके हुए थे, तो कैरिंग अमाउंट रह गई 105। ये होगी कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 85,000 माइनस 8500 76500। अब हमें चाहिए वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए रिमेनिंग 4 साल है ना, तो उनके लिए फिर 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। और ये एग्जाम प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, थोड़ी सी अंग्रेजी की जगह 1 2 3 4। क्या क्या है इनफ्लोज? यहां पर 48 है, लेकिन हम 48 नहीं 45 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऐसा शामिल है जिसको नहीं करना शामिल। वो तो पिछले साल बेची हुई चीजों से रिलेटेड है, तो उस 3 को नहीं करना शामिल। तो 48 में से 45 रह गए जिनको शामिल करना है। ये भी लिखवाई थी ना बात। और बाकी तो ठीक है। बाकी क्या है? 55 60 70। वो जो आउटफ्लोज हैं उनमें से भी 4-4 हजार निकाल देना, क्योंकि वो 4,000 है लोन रीपेमेंट और उसको नहीं करना कंसिडर। तो वो जो आउटफ्लोज दिए हुए हैं उनमें 4-4 हजार शामिल है जो नहीं करना शामिल, वो 4,000 निकाल देंगे, तो बाकी रह जाएगा 21,000। और ये 4-4 हजार नहीं निकाला, अभी 2 पॉइंट पहले तो लिखवाया भाई, और उसकी वजह आपको पता चलेगी जब बड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये कैसे पता कि हर साल शामिल है? तो एनुअल का मतलब हर साल, तो 4,000 हर साल के आउटफ्लो के अंदर शामिल है, वो निकाल दी। फिर इसके अलावा एंड पे जब हम बेचेंगे एसेट को तो कितना मिलेगा? 12,000, वो आखिर में आखिरी साल में। अब ये जो ये मैंने टाइमलाइन बना दी रिमेनिंग लाइफ के। अब इसमें जितने जितने भी कैश फ्लोज लिखे हैं ना, हम एक बार ना हर पॉइंट पे नेट कर लेते हैं। जैसे यहां 24 29 फिर 29 इनकी निकाल ली है हमने प्रेजेंट वैल्यू। और इस 24,000 को 11% पे पावर 1 डिस्काउंट, इसको पावर 2, इसको पावर 3, इसको पावर 4 और सबको ऐड। लेकिन एक तमीज वाली प्रेजेंटेशन ये है कि आप ना इन फिगर्स को लिखने के बाद इनके जो जो रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर बनते हैं वो लिखेंगे। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं इसको, जैसे 24,000 1 प्लस 11% पावर माइनस 1, इसी तरह 29,000 1 प्लस 11% पावर माइनस 2, इसको डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ये आपको सवाल में दिए भी हो सकते थे, हो सकता है डिस्काउंट रेट ही ना दिया होता, बस मैं आपको वैसे ही 4 डिस्काउंट फैक्टर बता देता। तो अगर ये फिगर पता हो तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? मैं आपको इस सर्कल का आंसर बता दूं तो 29,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाई करके। तो हमें ना हर कॉलम में उसका रिस्पेक्टिव डिस्काउंट रेट लिखना है। जैसे इसका आंसर बताइए क्या बना? इसका नहीं, इसका। अरे भाई, इसका आंसर पूछ रहा हूं ना। पॉइंट 2 से बेहतर 3 डेसिमल है, 3 डेसिमल तक ले जाए। 901। इसका आंसर 0.812। 1 प्लस 11% पावर माइनस 3 का आंसर 0.731। पावर माइनस 4 का आंसर 658 अब हमने अच्छा, ये तमीज वाली प्रेजेंटेशन है जिसमें हर कैश फ्लो का नेट टोटल किया, फिर उस कॉलम का रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस,
2 3 5 4 8 2 1 1 9 9 0 1 9 और इन सब का नेट टोटल वैल्यू इन यूज होगी। हाँ 93390। ये डिस्काउंट फैक्टर नहीं किसी से कैलकुलेट हुए तो बताइए। 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर -1 करेंगे तो ये आंसर आएगा, -2 करेंगे तो ये आंसर आएगा, -3 -4। और ये आपको इसलिए बताया क्योंकि सवाल में हो सकता है डिस्काउंट रेट बताने की बजाय आपको रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर इस तरह के बता दिए हो। तो जो बता दिए हैं उनको रेलिवेंट कॉलम में लिखें, मल्टीप्लाई करें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? इंपेयरमेंट लॉस। तो वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रिकवरेबल क्या है? वैल्यू इन यूज। तो कैरिंग अमाउंट आ गई 105 और रिकवरेबल अमाउंट हो गई 93390। तो इंपेयरमेंट लॉस है 610। और अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होती तो फिर इंपेयरमेंट लॉस ना होता। एक आसान सा सवाल कर दें होमवर्क। ये है जी इस बुक में पेज 203 पे क्वेश्चन नंबर 10। स्प्रिंग 2013 अटेम्प्ट का सवाल है। डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स, 2 एसिड्स हैं तो दोनों की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने को कहा है। इस बुक में पेज 203 है, क्वेश्चन 10। डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 2013 अटेम्प्ट का। सादा सा सवाल है, ये होमवर्क। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।